नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो हमने 5 के सीरीज को स्टार्ट किया है। इसमें हमने टोटल 7 वीडियोस का प्लान बनाया हुआ है और इसमें से ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस अपलोड किए और ये हमारा 5वां वीडियो है। तो इस 5th वीडियो में हम 4th ईयर्स जिसको हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो ये चैनल है ये नया है और हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि हम जो नया वीडियो है या उस वीडियो के माध्यम से आप हमारे पास जो भी कंटेंट है या इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सके। उसके लिए हमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो नए वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी हम नया कंटेंट अपलोड करेंगे तो उसके बारे में नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है 4th ईयर स्टैंडर्डाइज। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 4th ईयर इज स्टैंडर्डाइज। आज हम स्टैंडर्डाइज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए और उनके लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने पुराने वीडियोस में और इस नए वीडियो में 4th ईयर्स के स्टैंडर्डाइज वीडियो को भी एक सेम कैटेगरी में या कंटेंट में बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्पस। तो टोटल जो पुराने हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें भी 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में भी हमने स्टार्टिंग पर्पस से ही किया था कि इस स्टैंडर्ड के स्टेप का पर्पस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टैंडर्डाइज के जो पर्पस है उसको हम देख लेते हैं। The standardized step focuses on creating and maintaining standardized procedure and practices throughout the workplace. The goal is to ensure that the improvement made in the previous 5 steps are consistently applied. जैसे कि आप जानते हो हम 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स एक एक्टिविटी पूरा कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर्स में हम सॉर्ट करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हैं। सेकंड में हम सेट इन ऑर्डर करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमको चाहिए उनको सीक्वेंस में सजाते हैं जिससे हमको इजीली एक्सेसिबल हो। और थर्ड में हम शाइन करते हैं। लेकिन ये कल्चर होना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है। या 1 या 2 दिन का ये कल्चर आप अगर मेंटेन कर रहे तो उसको हम 5 ईयर्स में मेंटेन हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब आप उसका एक स्टैंडर्ड बनाओगे या उसको स्टैंडर्ड बना के आप अपने जो वर्क स्पेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो भी ऑपरेटर है या वर्कर है, उनको ट्रेनिंग दोगे और डेली उसका ऑडिट करके उसको चेक करोगे, उस केस में ही उसको सस्टेनेंस मिल सकती है। तो इस केस में हमें ये स्टैंडर्डाइज जो 4 स्टेप है ये वही बता रहा है कि हमको जो आप 3 ईयर्स 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स किया है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, डेली प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड बनाना है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल बना सकते हो या जो कलर कोडिंग है या लेबल है या एक इंस्ट्रक्शन देना है अपने वर्क स्पेस के लोगों को, जहां आप वो काम कर रहे हैं उनको देखने के बाद एक विजुअल कंट्रोल के माध्यम से उनको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। और वो पर्टिकुलर विजुअल्स देख के उनको समझ में आना चाहिए और वो बार बार देख के उनके दिमाग में वो प्रोग्राम फिट होना चाहिए कि हमें ऐसे ही करना है और डेली रूटीन में ये हमको कल्चर जो है ब्रेक करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों उसके जो की एक्टिविटीज है उसको हम आगे देख देते हैं। दोस्तों इस लाइन में हम की एक्शंस को इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट की एक्शन है जो स्टैंडर्डाइज में जरूरी है, वो है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, मतलब आपने जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए हैं उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको पेपर में कहीं तो कन्वर्ट करना है, उसकी फाइल बनानी है, जिससे उसका जो रेफरेंस है वो वर्कर या ऑपरेटर लोगों को या वहाँ काम करने वाले लोगों को मिले। उसमें से वो देख के पढ़ के समझ पाए कि हमें ये स्टैंडर्डाइज बनाना है या ये हमारे कल्चर में लाना है, ये रेगुलर प्रैक्टिस में हमें काम करना है जो हमने 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में डिसाइड किया है। तो इसी रीजन से ये डॉक्यूमेंट प्रोसीजर बहुत ही जरूरी है, जिसको करने से हमारे जो 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमको मदद मिलती है। तो जैसे कि दोस्तों जानते हो हमने पिछले वीडियोस में भी एक हाइपोथेटिकल कंपनी को एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने एबीसी लिमिटेड उसका नाम रखा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप
इमेजिन करो ये एक एबीसी नाम की एक कंपनी है, और जो अभी इसमें करंट सिचुएशन है, although improvements were made, there was no consistency in implementing the first 3 years। तो अभी हम एक वर्स्ट कंडीशन क्या ले रहे हैं उस कंपनी में, जो 4th ईयर्स है स्टैंडर्डाइज को इंप्लीमेंट करने के पहले। तो हमने अभी क्या किया है इस कंपनी में, 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स को इंप्लीमेंट तो किया है, लेकिन उसका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आगे कंपनी क्या एक्शन ले रही है वो हम आगे एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो यहाँ कंपनी ने क्या किया है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट वेयर डेवलप, मतलब उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स और चेकलिस्ट के उनको प्रिपेयर किया फॉर इनिशियल 3 ईयर्स, 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स को मेंटेन रखने के लिए जो भी स्टैंडर्ड की जरूरत है उन्होंने डिसाइड किया, डेवलप किया और उसको बनाया, और उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया टू ऑल एम्प्लॉयज। उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे वो पढ़ के समझ पाए कि ये एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या है, हमें काम कैसे करना है और रेगुलर बेसिस पे इसको मेंटेन कैसे रखना है। और उसके बारे में ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड। और क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि हर लोगों को या हर बंदे को ऐसा समझ में आए पढ़ के कि इस स्टैंडर्ड में क्या लिखा है या ये स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है। तो जो हर एक एम्प्लॉय है शॉप फ्लोर पे या वर्कर है, उसको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड में क्या लिखा है। तो उसका जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सेकंड की एक्शन क्या है स्टैंडर्डाइज में। सेकंड की एक्शन क्या है, पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट बनाया, स्टैंडर्ड को बनाया, उसको वर्कर के साथ शेयर किया और ट्रेनिंग भी दिया। लेकिन उसी ट्रेनिंग फेज को ये सेकंड की एक्शन में हमने लिया है, जिसको मैं और थोड़ा इलाबोरेट करके आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स टू एम्प्लॉय टू इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड द 5 years प्रिंसिपल। उन्हें ऐसा ट्रेनिंग देना है जिसमें उनको 5 years जो प्रिंसिपल है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, और जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाए हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। द ट्रेनिंग शुड बी ऑन गोइंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक बार या 2 बार लेके आप रोक नहीं सकती, इसको ऑन गोइंग रखना है। ये ट्रेनिंग हमेशा लाइव रहेगा, क्योंकि शॉप फ्लोर पे हम देखते हैं एक इंसान का जो एक टेंडेंसी रहता है या उसका एक जो ब्रेन रहता है उसको हमेशा प्रोग्राम करना पड़ता है, बार बार बताने के बाद वो कल्चर उस पर दिमाग में फिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी को बता रहे हो और वो उसके बाद कंटिन्यूसली वो काम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से करने लगेगा, तो मे भी ऐसा हो नहीं सकता। तो उस केस में आपको ये ट्रेनिंग मल्टीपल टाइम्स लेना है, जिसमें ये जो कल्चर है आप सामने वाले लोगों के दिमाग में उसका प्रोग्राम बना सको। या ऐसा भी कर सकते हैं, जब नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको ये ट्रेनिंग देते रहना है, तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग है ये ऑन गोइंग होना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग को हम एग्जाम्पल के साथ, जो हमारा एबीसी कंपनी का था उसको हम अलाइन करते हैं और वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल में क्या है, एक्शन 2 हम कंसिडर कर रहे हैं। फर्म एबीसी डिसाइडेड द एसओपी फॉर द ट्रेनिंग फॉर न्यू ज्वाइनिंग वर्कर। अभी इस कंपनी ने क्या किया है, जैसे कि हम जानते हैं ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपना जो एक ट्रेनिंग का एसओपी है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर बोलते हैं, वो बनाया है। मतलब ये फिक्स किया, डिसाइड किया कि ट्रेनिंग कब देना है, कौन से ऑपरेटर को देना है, नया ज्वाइनिंग होने के बाद कितने दिनों के बाद देना है, ये उस एसओपी में उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद है एक्शन 3, डिसाइडेड द ट्रेनिंग शीट फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द 5 years कंसेप्ट। अभी आपने ट्रेनिंग का एसओपी तो बनाया, लेकिन ट्रेनिंग शीट का फॉर्मेट, मतलब प्रूफ रहना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग लिया है। तो ट्रेनिंग शीट का एक फॉर्मेट रहता है जिसमें जितने भी लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया है उनका नाम और सिग्नेचर रहता है, तो वो फॉर्मेट उन्होंने बनाया। प्लस कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग, क्योंकि आप ट्रेनिंग देना मतलब क्या है कि किसी को सिखाते हैं, आप कुछ चीजें आप सिखा रहे हैं, तो सिखाते समय आपको कुछ तो रेफरेंस चाहिए, बुक चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए। तो उसका जो कंटेंट है, आप ट्रेनिंग क्या देने वाले हो उसका एक कंटेंट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ट्रेनिंग अच्छा क्वालिटी का दे रहे हो, फिर बाद में जो बैच आएगा उसको खराब कंटेंट दे रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हर एक बंदे को सिमिलर टाइप का कंटेंट में ट्रेनिंग मिले, ये होने के लिए आपको एक कंटेंट बनाना, या आप उसको मैनुअल भी बोल सकते हैं, आपको मैनुअल बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, की एक्शन में हम थर्ड की एक्शन देखने जा रहे हैं, विजुअल कंट्रोल। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो भूल जाता है, उससे मिस्टेक हो जाता है। अगर आपने ट्रेनिंग भी दिया, बताया बार बार, तो हर एक के समझने का जो कैपेसिटी रहता है या ग्रास्पिंग पावर रहता है वो अलग अलग रहता है। तो इस केस में विजुअल कंट्रोल्स हमें बहुत मदद करते हैं
क्योंकि आपने देखा होगा, हम भी जब भी रास्ते पे जाते हैं तो लिखते हैं शार्प टर्न अहेड, मतलब आगे बहुत ही बड़ा शार्प टर्न है तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो आदमी अलर्ट हो जाता है और अपनी गाड़ी की स्पीड कम करता है। 40 स्पीड लिमिट लिखा रहता है, जैसे स्पीड लिमिट 40, तो हमें वो देख के समझ में आता है कि यहाँ हमारे व्हीकल को या हमारे बाइक को हमें स्लो करना है। तो एक एग्जाम्पल था विजुअल कंट्रोल्स का। तो इंडस्ट्री में ऐसे ही विजुअल कंट्रोल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, इम्प्लीमेंट विजुअल क्यूज सच एज कलर कोडिंग। यहाँ लिखा है कलर कोडिंग, आप अलग अलग कलर कोडिंग रख सकते हैं, रेड ग्रीन येलो। जैसे हम रिजेक्शन मटेरियल के लिए रेड कलर या रेड टैग इस्तेमाल करते हैं, रिवर्क के लिए येलो, तो ये एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं। यहाँ अलग अलग लेबल्स हो सकते हैं एंड साइन हो सकते हैं। तो साइन में कैसा रहता है, जैसे मैंने अभी सिंबल वगैरह बताया आपको रोड पे जो हमें दिखाया रहता है स्पीड ब्रेकर के बारे में वगैरह, तो वैसे ही हम जो जहाँ एक्सीडेंटल प्लेस है या एक्सीडेंट होने के चांसेस है, वहाँ हम काम करने वाले लोगों को इस साइन से अलर्ट कर सकते हैं। टू मेक इट इजी फॉर एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई वेयर आइटम शुड बी स्टोर एंड हाउ टास्क शुड बी परफॉर्म। इस विजुअल कंट्रोल से हमको आइटम आइडेंटिफाइड करने के लिए या उसकी जगह आइडेंटिफाइड करने के लिए और जहां उसे रखना है उसके तरफ उस पर्टिकुलर काम करने वाले बंदे को डायरेक्शन देने के लिए भी इस विजुअल कंट्रोल का बहुत ही मदद होता है। तो हम फिर से एबीसी कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, इस थर्ड की एक्शन को हम इससे को रिलेट कर रहे हैं या उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कंपेयर कर पाए कि एक्चुअल में हमने थ्योरी में क्या सीखा है और वो प्रैक्टिकल में एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो हमारी जो एक एबीसी कंपनी है, इसमें एक्शन 4, ये फोर्थ एक्शन इसमें ले रही है, डिजाइन एंड इस्टेब्लिश विजुअल कंट्रोल्स। यहाँ क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पे वो प्लान कर रहे हैं कि कहाँ विजुअल कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं, कहाँ प्रोसेस को इजी कर सकते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई हो और हमें वर्बली बताने की जरूरत ना पड़े, उनको वो सिंबल देके या सिग्नल देके पता चले कि यहाँ क्या करना है। लाइक कलर कोडिंग, लेबल्स एंड साइन, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये सेम चीजें यहाँ वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें एग्जांपल में क्या आ सकते हैं, एरोज आ सकते हैं, जैसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना, कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है या आगे किसी प्लेस पे पर्टिकुलर जाने के लिए डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट है या राइट है। बैरिगेट्स हो सकते हैं, हमारे काम करने का जो बाउंड्री है, जो स्कोप है, हमको पता नहीं होता कभी कभी, तो ये आइडेंटिफाइड करने के लिए बैरिकेड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, अलर्ट्स हो सकते हैं, आप लाइट कर सकते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, जिसमें अलर्ट मिलता है। जैसे आप यहाँ इस बोर्ड पे भी देख पा रहे हो, अलग अलग स्विचेस, टॉगल्स और इंडिकेटर्स है, जो ग्रीन और येलो, रेड ऐसे कलर के लाइट है, और उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि इसका मतलब क्या है। तो ये सब विजुअल कंट्रोल्स है। ठीक है, तो इसे हम अपने स्टैंडर्ड में जब भी इन्वॉल्व करते हैं विजुअल कंट्रोल्स को, तो हमारा जो एक वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि यहाँ क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने स्टैंडर्ड या 4 ईयर्स को हमने सीख लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने जो पिछले स्लाइड में भी उनको देखा है, लेकिन फिर एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एंश्योर दैट 5 years practices are consistently applied and not just one time effort। तो ये हमें क्या इंश्योर कर रहे हैं कि 5 years जो है वो प्रैक्टिस जो है ये रिपीटेड करना है या कल्चर में लाना है, कंसिस्टेंसी रखना है। ये हमें समझाने के मतलब लोगों को समझाने के लिए स्टैंडर्डाइज जो हम करते हैं वो मदद करता है, क्योंकि हम इसमें अलग अलग एसओपी बनाते हैं, मैनुअल्स बनाते हैं, तो वो पढ़ के लोग समझ जाते हैं कि ये हमें कंटिन्यू करते रहना है। अगर भूल भी जाते हैं तो उसको जो रिमेंबर करने की जो प्रोसेस है वो इसमें हो जाती है। रिड्यूसेस एरर एंड डेविएशन इन प्रोसेसेस, क्योंकि ये डेविएशन इन प्रोसेस जो रहता है, मतलब जो हमें स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसे छोड़कर कुछ बाईपास या अलग प्रोसेस करने से रोकता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग विजुअल कंट्रोल्स भी रहते हैं या जो स्टैंडर्ड रहते हैं वो फिक्स रहते हैं और उन्हें पढ़ के उसको लोग समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो इसमें डेविएशन या गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाती है, जो भी हम 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 3 ईयर्स एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें। फैसिलिटेट्स ऑन बोर्डिंग एंड क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए, आप वर्बल ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन अपने हमने जैसे देखा है सेकंड की एक्शन था हमारा ट्रेनिंग, तो वर्बल जो एक ट्रेनिंग है वो आप लोगों को देते हैं, लेकिन ये जो विजुअल बेनिफिट्स है या विजुअल कंट्रोल्स है ये हमें क्रॉस ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये डबल ट्रेनिंग हो जाता है। ये हर बार ट्रेनिंग देता रहता है कि जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है तो वो हर बार बताता है उस पर्टिकुलर काम करने वाले लोगों को कि इस सिग्नल का मतलब ये है,
और इससे हमें आगे जो काम करना है उसमें हमें क्या करना है एक्चुअली उसके बारे में आइडिया देता है। सस्टेन द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन अर्लियर 5 स्टेप। आपने जो भी इम्प्रूवमेंट स्टेजेस पार किए उसमें सस्टेनेंस रखने के लिए ये फेज हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड, जैसे हमने 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स में भी आपको ये बताया था, तो इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो फॉर ऑल एम्प्लॉयज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, आप विजुअल कंट्रोल्स बना रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जो भी आप एसओपी बनाते हो या विजुअल कंट्रोल्स बनाते हो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉटम लेवल के वर्कर रहते हैं उनका एजुकेशन मोस्ट ऑफ द केस में कम होता है और उनमें उतनी समझ नहीं होती जितनी आप में या आपके मैनेजर के दिमाग में होती है। तो आपको विजुअल स्टैंडर्ड्स या एसओपी उसी हिसाब से बनाने हैं या उसी लोकल लैंग्वेज में बनाने हैं जिससे वहां काम करने वाले लोगों को वो समझ में आ जाए और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। बाद में लिखा है एंकरेज और कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये हमने हर एक एस को एक्सप्लेन करते समय सिमिलर पॉइंट लिखा है, तो इसमें भी ये सेम ही है कि हमको सबको एंकरेज करना है, सबको इन्वॉल्व करना है, सबके आइडियाज लेनी है और सबको सिमिलर लेवल पे ट्रीट करना है, जिसमें जो मॉरल है वो बना रहे और लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा उतना जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहेगा, क्योंकि ये दोनों को रिलेट है 5S काइजन, तो एक 5S भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो वो करने में हमें जो मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी अगर हम इन्वॉल्वमेंट और जो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो साइकिल है उसको हम बरकरार रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक जो भी 4th ईयर स्टैंडर्डाइज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको समझ में आया होगा। और हमारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम 5th ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल जो 7 वीडियो का ये सीरीज है वो हम बना के इसका एक जो प्लेलिस्ट है वो भी बनाने वाले हैं, उसका लिंक में भी आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो पीछे वाले हमने वीडियोस बनाए हैं 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स के ऊपर, उसके भी एंड स्क्रीनिंग पे हमने लिंक दिए, तो वहाँ जाके आप उसको क्लिक करके उस वीडियो का भी देखिए और अपने नॉलेज को ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।